मेरी शादी को ज्यादा अरसा ना गुजरा था। आज ससुराल में मेरा दूसरा दिन था। मैं नई नवेली दुल्हन के चाव चौंचलों से ज्यादा इत्तेफाक नहीं करती थी। मेरा ख्याल था कि मैं 1 महीने की बजाय अगले दिन से ही अपने घर को संभाल लूंगी। वैसे भी मेरी सास एक बूढ़ी खातून थी। नंदे ब्याह कर अपने अपने घरों को जा चुकी थीं। अब मैं इस घर की इकलौती बहू थी, सो मेरा कुछ तो फर्ज बनता था। बस यही सोचकर शादी के दूसरे ही दिन अपने कमरे से निकलकर मामूली तैयारी के साथ किचन की तरफ आ गई। उस वक्त सब घर वाले सो रहे थे। अभी तक मेरे शौहर सुबहान भी नहीं उठे थे। मैंने सोचा सबके उठने से पहले नाश्ता तैयार कर लूं। अभी मैं किचन की तरफ जा ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे में एक खटका सा हुआ। मैं डर कर पीछे हटी। तभी बैरूनी दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और हुलिया भी अजीब सा था। यूं लग रहा था जैसे कोई मलंग हो जो गलती से इधर आ निकला हो। मैं उसे देखकर भागने ही लगी थी कि उसने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया। फिर जब वो अजीब से अंदाज में आगे बढ़ने लगा तो मैंने चीख चीख कर शोर मचा दिया। मेरी चीखों की आवाजें सुनकर सुबहान भी कमरे से निकल आए, जबकि मेरी सास तो जैसे 2 कदम के फासले पर थी। भागती हुई सहन में आ गई। बहू, क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही हो? सब खैर तो है? अम्मा जी, कुछ खैर नहीं है। देखें, घर में कोई चोर घुस आया है। मैंने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सास ने आगे बढ़कर उस लड़के के सर पर दिलासा दिया, माथे पर बोसा दिया और उसे सीने से लगाते हुए बोली, अरे बेटी, ये जाहिद है, मेरा छोटा बेटा। शायद तुमने इसे पहले देखा नहीं। बड़ा नेक है मेरा बच्चा। सारी सारी रात इबादत करता रहता है। आंखें तो देखो कैसे लाल हो गई हैं मेरे बच्चे की। सारी रात सोएगा नहीं तो ऐसा ही होगा। चल बेटा, जाकर अपने कमरे में सो जा। शाबाश। इन्होंने प्यार से जाहिद को उसके कमरे में भेज दिया, जबकि मैं हैरान ये सब मंजर देखती रह गई। मुझे अभी तक उसकी लाल आंखें याद आ रही थीं। न जाने क्यों मैं उसे देखकर वाकई डर गई थी, मगर फिर सास और शौहर के समझाने पर मुझे अपना रवैया ठीक करना पड़ा। उसी दिन मैंने अपने शौहर से पूछा, आपके छोटे भाई को क्या कोई बीमारी है? बोले, नहीं, बीमारी तो नहीं है, बस जरा मजजूब सा है। तुम इसका ख्याल रखा करो। मोहब्बत करने वाला लड़का है, तुम्हारी भी बदले में इज्जत करेगा। लेकिन अगर कोई इसके साथ बिगाड़ ले तो उसके साथ बुरा होता है, कोई न कोई नुकसान हो जाता है और वो शख्स कभी खुश नहीं रह पाता। शौहर के ऐसे अकायद देखकर मैं हैरान रह गई, मगर चुप थी कि नए घर में नए लोगों का मिजाज पता न हो तो लड़की को ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब मैं खामोशी के साथ सुबह से शाम तक घर के काम करती, हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती और सास के साथ आने वाली मेहमान खवातीन से भी मिलती। वो सब मेरी तारीफें करती, जिस पर मेरी सास भी खुशी से फूले न समाती। सभी कहते थे कि सबीन की बहू बड़ी सुघड़ और फर्माबरदार है, खुदा सभी को ऐसी बहू दे। अब मेरी सास अम्मा ने रफ्ता रफ्ता मुझे घर के सारे कामों में लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कपड़े धोने की बारी भी मेरी आ गई। सारे घर के कपड़े मशीन में डालती और उन्हें धो डालती। मेरे देवर सुबहान के कपड़ों पर अजीब सा मैल मिट्टी लगा होता। इसे धोने में मुझे और भी ज्यादा देर लगती। बहरहाल मैं खामोशी से अपने घर को चलाने में मसरूफ थी। सर्दियों के दिन आ गए। हम लोग कपड़े डालने के लिए सहन की बजाय छत पर जाने लगे। छत पर कपड़े डालते, शाम तक वापस ले आते। एक दिन मैंने सुबह के वक्त कपड़े डाले, दिन को कामों में मसरूफ रही, शाम को कपड़े उतारना भूल गई, यहाँ तक कि रात हो गई। मगरिब के वक्त आसमान पर बादल छा गए, बारिश बरसने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर गई तो छत पर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने जल्दी से तारों पर से कपड़े उतारना शुरू किए। सभी कपड़े जमा करके जब मैंने एक गठरी सी बना ली, तब वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अपने पीछे अपने देवर को खड़े देखा। वो खौफनाक लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। उसे देखकर मुझे झिरझिरी सी आ गई। पहले तो मैं उसके सामने से हट जाने का इंतजार करती रही,
लेकिन जब वो ना हटा तो मुझे कुछ गलत होने जबरदस्ती अपने सामने से हटाना चाहा, मगर वो मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मेरा रास्ता छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी हूं मैं तुम्हारी, शर्म करो। मैंने उसे डांटते हुए कहा, मगर वो ढिठाई से मेरे सामने बुत बना खड़ा रहा। खुदा का शुक्र कि उसी वक्त मेरी सास की आवाज आई। देवर अपनी माँ की आवाज सुनकर फौरन मेरे सामने से हट गया। मैं तो फूली सांसों के साथ जल्दी जल्दी नीचे भागी। अपने कमरे में आकर सांस लिया, देखा तो सुभान ऑफिस से आ चुके थे। आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मैंने अपनी घबराहट पर काबू करते हुए कहा, मगर सुभान ने भी महसूस कर लिया कि मैं डर गई हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है? इन्होंने पूछा। जी सब ठीक है। वो बस बताओ मुझे क्या हुआ है? वो फिक्र में पड़ गए। मैं छत पर कपड़े उतारने गई थी, जब वापस मुड़ी तो पीछे आपका भाई खड़ा था और बस इससे आगे एक लफ्ज मत कहना। सुभान ने गुस्से से गिरजते हुए कहा, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम पढ़ी लिखी लड़कियों के यही तो लक्षण होते हैं। ससुराली घर वालों को अपनी चालाकियों से घर से दरबदर कर देती हो और फिर चाहती हो कि अकेली घर पर राज करो। सब जानता हूँ मैं। ये डरने घबराने के ड्रामे करके तुम मुझे मेरे भाई से दूर नहीं कर सकती। वो यहीं पर रहेगा, मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगा। खुदा ना खास्ता, मैंने कब कहा कि आप उसे कहीं और भेजें? मुझे अब उनके इल्जाम तराशी पर गुस्सा आ रहा था। बस अब इस मौजू पर और कोई बात नहीं होगी। सुभान के रवैये से साफ पता चल गया था कि वो अपने छोटे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करते। उस दिन मैंने भी सोच लिया कि मुझे इस घर में एहतियात से चलने की जरूरत है। ना ही देवर की आइंदा शिकायत लगाऊंगी, ना ही उससे बुरा रवैया रखूंगी। ये न हो कि वो खामखा मेरी शिकायत लगा दे और फिर सुभान मुझसे नाराज हो जाए। यही सोचकर मैंने समझौता कर लिया। अब मेरी सास मुझे जो भी कहती, मैं उनका कहा मानती। वो अक्सर जुमेरात या जुमे को हलवा बनवाती, कभी गोश्त पकवाती तो कभी मीठे की कोई और किस्म। उस दिन भी जुमेरात की शाम मेरी सास ने सूजी का हलवा तैयार किया और मुझे कहने लगी, जाओ जाकर अपने देवर को दे आओ, वो भूखा बैठा होगा, बेचारा कुछ खाने को भी नहीं मांगता। सास की इस बात पर मैंने नागवारी का इजहार किया। अम्मा जी, आपका बेटा है, आप ही उसे जाकर दे आइए। मेरा तो वैसे उससे पर्दा करना भी बनता है। लो, क्या तुम मेरे बेटे को इस कदर गिरे हुए किरदार का मालिक समझती हो? मेरा बेटा ऐसा नहीं है बहू कि तुम उससे पर्दा करने लग जाओ। खुदा का वास्ता है, ये ड्रामे अपने घर में जाकर करना। मैं सास की बातों पर हैरान रह रही थी। हालांकि मैं शुरू दिन से ही इस बात की कायल थी कि मैं अपने देवर के कमरे में ना जाऊं। ना मैं उससे कोई फालतू बात करती थी कि मुझे उसके सामने जाने का मौका मिले। मगर उस दिन अम्मा जी ने हंगामा खड़ा कर दिया, जाओ बहू, मेरे बेटे को जाकर हलवा दे आओ। जब तक तुम अपने दिल से उसकी नफरत नहीं निकालोगी, मेरे दिल में जगह नहीं बना पाओगी। मैं अपनी ही तकदीर पर हंसने लगी। क्या अब मेरा काम सब घर वालों के दिलों में जगह बनाना रह गया था? क्या मेरी अपनी कोई जगह न थी? ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वालिदैन के घर थी तो किसी के दिल में जगह बनाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आकर हर एक की खुशामद करना पड़ रही थी। बहरहाल सास के हाथ से हलवे की प्लेट लेकर मैं जाहिद के कमरे में चली गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने कोई जवाब न दिया। काफी देर खड़ी रही, वापस किचन में आई तो सास के तेवर बदले हुए थे। इधर दो, मनहूस मारी जान तो सास के तेवर बदले हुए थे। इधर दो, मनहूस मारी, जानती थी मैं, तुम्हारी वजह से उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सास गुस्से में बकती छकती किचन से चली गई। मैं उन्हें बस देखती ही रह गई। थोड़ी देर के बाद वो वापस आए तो उनके चेहरे पर हमदर्दी और मोहब्बत के तासुरात थे। बेटी, मेरी बात का बुरा मत मनाना, मगर मेरा बेटा बहुत नेक है। इसका तो नाम ही इबादत गुजारों वाला है। ये सारा सारा दिन इबादत करता है, इसीलिए अक्सर फजर के वक्त उठ जाता है, फिर सारा दिन सोया रहता है। देखो ना बेटी, कुछ लोगों का मिजाज मुख्तलिफ होता है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरे इतने नेक परहेजगार बेटे से पर्दा करने का कहा, जबकि मैं उसकी नीयत जानती हूँ। मेरी सास अब अपने बेटे की बेजा हमायत पर उतर आई थी।
मगर मैं जानती थी कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। खैर, अपनी सास का रवैया ठीक करने की खातिर मैं वो जब भी घर आता मैं खाने का पूछती और पानी वगैरह मांगता तो दे देती। रफ्ता रफ्ता मैं उसके साथ मानूस होती चली गई। अब उसकी लाल आंखों से मुझे डर नहीं लगता था। वैसे भी उसकी हरकतें बिल्कुल बेजरर सी थीं। वो मुझे क्या नुकसान पहुंचाता, उसे तो अपना होश नहीं था। एक दिन मैं अपने घर के कामों में मसरूफ थी। सुबह सुबह का वक्त था। गालिबन मैं किचन में मौजूद होंगी कि मेरा देवर भी वहीं आ गया। मैंने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, मगर फिर वो काफी देर वहीं खड़ा रहा तो मुझे उलझन होने लगी। मैंने उसे बाहर जाने का कहा तो वो दरवाजे की चौखट में बैठ गया। या खुदाया, अब क्या करूं? मैंने दिल में सोचा। अगर अम्मा जी को आवाज दी और ये इन वक्त पर उठ गया तो क्या करूंगी? मैंने दिल में सोचा। मेरी सास तो वैसे ही मुझ पर बातें बनाने के बहाने तलाश कर रही थी, मगर मैंने ये नौबत नहीं आने दी। चुपचाप खड़ी रही। वो भी मुझे देख वो भी मुझे देखता रहा। फिर अपना सर झुकाकर बोला, भाभी, मुझे थप्पड़ मारो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। वो जुनूनी अंदाज में बोला, ऐसा क्यों कह रहे हो जाहिद? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, उसने चीखते हुए कहा। मैं उसकी बात सुनकर डर गई। इतने में सुभान भी वहां आ गए। जाहिद, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इन्होंने हैरानगी से पूछा। भाभी से कहो मुझे थप्पड़ मारे। जाहिद ने जुनूनी अंदाज में कहा। तुमने इसे कुछ कहा है? मेरे शौहर ने मुझे घूरते हुए कहा। नहीं सुभान, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? ये तो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। खूब समझता हूँ मैं तुम्हें। तुम औरतों की चालों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, सुभान ने कहा और अपने भाई को वहां से लेकर उसके कमरे में चले गए। मैं हैरान थी कि ना ही मेरे शौहर को मुझ पर यकीन है, ना मेरी सास को। बस अगर था तो सिर्फ जाहिद का, जो इस घर का बेताज बादशाह था। मैं अब इन हालात से तंग पड़ने लगी थी। मैं इस घर में ब्याह कर अपने शौहर के लिए आई थी, मगर दिन भर मुझे अपने देवर की बातें सुनना पड़ती। उस दिन मैंने सोच लिया कि अपने शौहर से वाज़ेह तौर पर बात करके रहूंगी, क्योंकि इस तरह अगर चलता रहा तो मेरे इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी सिवाय जाहिद की नौकरानी बनने के। रात को सब कामों से फारिग होकर मैं अपने कमरे में गई तो सुभान को इस बारे में बताना चाहा। सुभान, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। कहो, सुभान के अलावा तुम मुझसे हर बात कर सकती हो, इन्होंने बेजारी से कहा। लेकिन मुझे सुभान के बारे में ही बात करनी है। मैंने कहा ना, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। फिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? सुभान, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपके भाई के भले की बात कर रही हूँ। आपके भाई का जहनी तवाजुन मुझे सही नहीं लगता। आप उसे कहीं चेक करवाएं करवाएं या तो वो ये सब नाटक कर रहा है या उसे कोई बीमारी है। आप क्या इसे बुजुर्गी समझ रहे हैं? मैंने तुम्हें क्या कहा है? चुप कर जाओ खुदा के लिए। शौहर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मुझे अपनी तौहीन महसूस हुई। उस दिन के बाद से मैं खामोश होकर रह गई। मेरे लबों को गोया चुप सी लग गई। मैंने अपने घर वालों का शिकवा करना छोड़ दिया। वैसे भी जाहिद के बारे में बात करना फजूल था। हर कोई उसे नेक परहेजगार समझता और उसकी बात को अहमियत देता। मैंने सुभान की थप्पड़ मारने वाली बात के बारे में काफी सोचा। मैं इसी नतीजे पर पहुंची कि सुभान कोई ऐसा अमल करता है जिसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मारने को कहा। शायद वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए राहें हमवार कर रहा हो। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उस दिन मेहमानों ने भी आना था। मैं सुबह से ही खाने की तैयारी में मसरूफ थी, क्योंकि शाम को मुझे वक्त न मिलता। मेहमानों की खवातीन भी आ रही थीं। मेरे शौहर ने बताया था कि वो अपने भाई का रिश्ता कर रहे हैं। मुझसे खास हिदायत की गई कि मैं उनके लिए अच्छा खाना तैयार करूं। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरा काम था कि फैलता ही जा रहा था। दिन के 10 बजे जाहिद अपने कमरे से बाहर निकला। वो सीधा किचन की तरफ आ रहा था। उसे देखकर मैं रास्ते से हट गई। जानती थी कि वो ऐसी ही कोई ऊट पटांग हरकत करेगा। किसी भी किस्म की बदमज़गी से बचने के लिए मैं किचन से बाहर आ गई। मुझे किचन से निकलता देखकर जाहिद ने किसी किस्म के तासुर का इजहार नहीं किया। वो काफी देर किचन में मगन रहा। जब मैंने सोचा कि ये तो जाने वाला नहीं, तो खुद ही किचन का रुख किया। मैंने देखा उसके हाथ में 2 शॉपर थे। उसने अपनी मुट्ठी में गोश्त उठा रखा था जो बिल्कुल कच्चा था।
इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, गोश्त लेकर वो कमरे से चला गया। ये कच्चा गोश्त था। मेरी तो समझ में न आया कि जाहिद कच्चे गोश्त को करता क्या है। उस दिन जाहिद का रिश्ता देखने जो लोग आए थे, इन्होंने जाहिद से मिलकर रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसका सारा मलबा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर आया। मुझ पर यही इल्जाम लगाया गया कि मैंने रिश्ते वाली खवातीन से अपने देवर की बुराई की है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मुझे जाहिद से कोई लालच न था। मैं तो चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए ताकि दोनों भाइयों का हिस्सा उनको अलग अलग मिले। बहरहाल यहाँ तो मामला मुख्तलिफ था। जाहिद का रिश्ता ठुकराए जाने पर वो बिल्कुल नीम पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसका ये रवैया अब खुद जाहिद के भाई और उसकी माँ के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन जाहिद अपने कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने यूं ही सफाई की गर्ज से उसका कमरा खोला। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहां सारा कच्चा गोश्त दीवारों के पास पड़ा हुआ था, जिस पर बेशुमार चूंटियां रेंग रही थीं, जबकि जाहिद ने यहाँ पर में से एक भी शय खाने के काबिल नहीं थी। सब बासी और पुरानी चीजें थीं, जिन्हें जाहिद ने न जाने कब से कमरे में जमा कर रखा था। हम सबको ये देखकर हैरत हुई। फिर जब मैंने अपने शौहर को इस मामले के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गए। बोले, जाहिद को नफसियाती मसला है, मैं उसे अस्पताल में दाखिल करवाऊंगा ताकि उसका मुकम्मल इलाज हो सके। सुबहान के बदले हुए तेवर देखकर मैं भी हैरान रह गई कि इतनी जल्दी सुबहान को जाहिद के बिगड़ने का एहसास कैसे हुआ। मगर फिर बाद में इन्होंने मुझे बताया कि वो जाहिद की इस बीमारी से वाकिफ थे, मगर उसका हौसला न टूटे और मैं उसे पागल ही ना समझना शुरू कर दूं। इन्होंने शुरू दिन से मुझसे ये मसला छुपाया। दरअसल जाहिद मेरे शौहर का सगा भाई न था। वो उनके वालिद की दूसरी बीवी से पैदा हुआ था और तंगी हालात ने जाहिद की दिमागी हालत ये कर दी कि वो हर वक्त अजीबो गरीब हरकतें करता रहता। मेरे ससुर की दूसरी बीवी का जहनी तवाज़ुन भी कुछ ठीक न था। खुदा जाने उनकी ये शादी कैसे हुई और इन्होंने किस मजबूरी में अपनी दूसरी बेगम, जिनका नाम शाहीना था, उन्हें अपनाया और उनको जिंदगी की हर खुशी दी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हालांकि मेरे ससुर एक आला ओहदे पर फाइज सरकारी ऑफिसर थे, उनके पास किसी चीज की कमी न थी, मगर मर्द बाज औकात दूसरी औरतों के बहकावे में आकर शादी कर लेते हैं और फिर उसे निभा नहीं पाते। खुदा जाने इन्होंने कैसी औरत से शादी की थी जिसने उनके बच्चे को भी जहनी मरीज बना दिया। खुदा ऐसी लापरवाह और गाफिल औरतों से हर घर को बचाए। आज जाहिद ठीक ठाक है, उसका एक बेटा भी हो चुका है, जबकि मैं 5 बच्चों की मां बन चुकी हूँ। वो मेरा हमेशा शुक्रिया अदा करता है कि बुरे दिनों में मैंने उसका साथ निभाया और उसके जहनी मर्ज को बिगड़ने से बचाया। इसी एहसान में मशगूर होकर मेरा देवर मेरी इज्जत बड़ी बहनों जैसी करता है।